हेलो हेलो हेलो। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब, जरा बता दीजिए। सब कुछ तंदुरुस्त है हमारे सेशन में? क्या आप बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? मुझे फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशन जरूर होना चाहिए। ये बच्चे क्या क्या बना के भेज रहे हैं आज। बच्चे अपने स्वैग में लगे हुए हैं। सब बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, जय माता दी, जय सरस्वती माँ। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और हम अपनी अमेंडमेंट्स की जो एक सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे आज। अब तक हमने अमेंडमेंट कर ली है कॉस्ट शीट चैप्टर की, मटेरियल चैप्टर की, लेबर चैप्टर की, और हमने देखा था जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं हर चैप्टर के अंदर हम बहुत डिटेल्ड में एक्सटेंसिवली हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जहां पर भी छोटा सा अमेंडमेंट क्यों ना हो। सिमिलरली आज के सेशन में हम ओवरहेड चैप्टर को ले रहे हैं और साथ में ये भी बता दूं, थोड़ी देर पहले ही निर्णय हुआ कि अकाउंट्स का जो आरटीपी है इस अटेम्प्ट का, उसका सेशन भी होगा। उसका सेशन जो होगा उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। तो जब हमारा ये वाला सेशन एंड होगा उसके बाद 4:15 पर आज अकाउंट्स का आरटीपी भी स्टार्ट हो जाएगा। पूरा खत्म तो नहीं होगा लेकिन हाँ काफी सारा उसमें से पार्ट जो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप बच्चे जितने यहां पर हैं वहां पर भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है जी बच्चे, सेशन में आ चुके। बेटा लाइक करके जरा सेशन का उत्साह बढ़ाया जाए, उत्साह बढ़ाया जाए। चलिए जी स्टार्ट करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये लीजिए, ये मैं आपको दूर दूर से अमेंडमेंट्स दिखा देता हूं पहले, जैसा हम हर चैप्टर में करते हैं। तो मैंने अपनी स्टडी इसमें कंप्लीट करी है। जहां जहां जो जो अमेंडमेंट लगी मैंने वो ऐड कर दी। यहां पर इस चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब देखा जाए तो अमेंडमेंट का नाम दिया जा सकता है लेकिन वास्तविकता में उसका कोई महत्व, जो महत्वता है वो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत हो गया दौर बातों का। और ये लीजिए ओवरहेड चैप्टर, जैसा कि हमेशा करते हैं मैंने ओल्ड स्टडी मटेरियल भी, ये ओल्ड स्टडी मटेरियल ओवरहेड का और ये न्यू स्टडी मटेरियल ओवरहेड का अपने सामने रख लिया। अगर ओल्ड स्टडी मटेरियल देखता हूँ 73 पेज का था, न्यू स्टडी मटेरियल 89 पेज का। लगता है इतने सारे पेज बढ़ गए, 18 पेजेस, सॉरी 16 पेजेस बढ़ गए। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि इंस्टीट्यूट पुराने वाली मॉड्यूल में ना थोड़ा टाइट टाइट लिखता था, कंजूसी करता था। अब इंस्टीट्यूट ने टाइट टाइट लिखना बंद कर दिया, थोड़ा प्रेजेंटेबल कर दिया चीजों को, स्पेसिंग ज्यादा कर दी, जिसकी वजह से भी नंबर ऑफ पेजेस जो है बढ़ जाते हैं। एनी हाउ, एनी हाउ, सबसे पहले आ रहे हैं पहली अमेंडमेंट पर जो मैंने लिखा है पेज नंबर 4.26 ऑफ द न्यू मॉड्यूल। एक चार्ट है जिसे ऐड किया गया है, देखें क्या ये चार्ट पेज नंबर 4.26 पर। जरा आ जाते हैं यहाँ 4.26 पर, सिर्फ बताना है करना नहीं है। ये देखो इंस्टीट्यूट कह रहे हैं हम भी रंग बिरंगे हो सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट रंगीन हो गया। क्या लिखा है इसका हेडिंग? साइनॉप्सिस ऑफ एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड रीअपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन। तो ये टॉपिक नॉर्मली किए जाते हैं सारे, हर बच्चे ने जहां से भी क्लास ली वहां से किए होंगे। तो उनकी समरी यहां पर बनाकर दी गई है, आपने इसका कुछ नहीं करना। सिर्फ मैंने बता दिया कि एक नया पेज ऐड हुआ है, इसका करना बेटा कुछ भी नहीं है। तो ये नयापन था तो इसलिए मैंने इसको अमेंडमेंट में डाल दिया। कुछ क्वेश्चन ना ऐसे हैं जब आप खुद से अमेंडमेंट देखने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो मैं वो वाली चीज बता रहा हूं, एक्चुअल में वो अमेंडमेंट नहीं है। जैसे कि पेज नंबर 4.3 ऑफ द ओल्ड मॉड्यूल, स्क्रीन की तरफ देखना। ओल्ड मॉड्यूल में ना पेज नंबर 4.3 पर एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। न्यू मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया, इसको बैक क्वेश्चन में भेज दिया। जब मॉड्यूल में चैप्टर होता है, चैप्टर जब सिखाया जा रहा है उसके अंदर जो क्वेश्चन है जिनका क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक साथ दिया जाता है, इंस्टीट्यूट उसको इलस्ट्रेशन बोलता है। और जो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद समरी हो गई, मल्टीपल चॉइस हो गई, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलते हैं उसका नाम इलस्ट्रेशन नहीं, उसका नाम क्वेश्चन है। तो ओल्ड मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 6 होती थी, अब उसको कहां भेज दिया गया, इसकी शिफ्टिंग कर दी उन्होंने, इसको बैक क्वेश्चन नंबर 12 बना दिया। यानी कि अभी भी ये प्रेजेंट है लेकिन बहुत दूर चला गया। ठीक है ना, तो किसी बच्चे को खुद से देखते हुए दिक्कत हो जाती तो मैंने ये बता दिया। पेज नंबर 4.35 इन द न्यू मॉड्यूल देयर इज एन इलस्ट्रेशन 6। इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने चेंज किया। सर चेंज क्यों किया? जो पहले वाला आंसर था वो गलत था, इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक की हुई थी, बहुत ही ग्रॉस मिस्टेक। बच्चे मुझे मैसेज भेजते रहते थे, सर देखो इंस्टीट्यूट ने ये किया तो क्या हम भी ऐसे करें। वो बहुत ही ग्रॉस मिस्टेक थी, उसे करेक्ट किया गया। तो आइए चलते हैं एक बार पेज नंबर 4.35 इन द न्यू मॉड्यूल। पेज नंबर 4.35 कहां हो तुम, कहां हो? ये रहे, ये रहा जी प्रश्न। इसमें एक इंश्योरेंस वाला पॉइंट था वो गलत किया हुआ था। मशीन आर रेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मशीन कॉस्टिंग क्वेश्चन कहता है जी ₹100 लाख यानी कि 1 करोड़ की थी, 10 साल तक इसके चलना था। एट द एंड ऑफ दिस स्क्रैप वैल्यू 9 लाख होनी थी, रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ 18 लाख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन बात पर आता हूं,
यहां देखिए ये वाला पॉइंट, इंश्योरेंस इज 1% पर एनम, इंश्योरेंस इज 1% पर एनम। आपका जो इंश्योरेंस है वो कैसे होना चाहिए था, रुको मैं साथ साथ ओल्ड में भी दिखा दूं, अगर ओल्ड में हमें मिल जाए वाला प्रश्न तो एक कंपैरिजन बढ़िया हो जाएगा। यस, ये देखिए जी, ये देखिए मशीन की कॉस्ट थी 1,09,00,000 की स्क्रैप वैल्यू थी, तो 1 करोड़ में से 9 लाख माइनस करते हैं तो कितना बन गया 91 लाख। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहां पर लिखा था इंश्योरेंस इज 1% पर एनम, तो इंस्टीट्यूट को करना चाहिए था 91 लाख का 1% डिवाइड बाय 12। पहले मैं इंस्टीट्यूट का आंसर बता रहा हूं, 91 लाख का जब आप 1% करोगे तो आता है 91,000, डिवाइड बाय 12 करोगे तो आता है 7583। लेकिन पुराने मॉड्यूल में यहां पर देख सकते हैं, यहां पर वैल्यू लिखी थी 758, तो गलत था। उन्होंने नए मॉड्यूल के अंदर इस चीज को ठीक किया, यहां पर इन्होंने 7583 कर दिया, 91 लाख का 1% डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो अब ये सही कर दिया। पहले ये गलत था, हालांकि मैं इसको भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं मानता, मैं बता देता हूं मेरी ओपिनियन क्या है। आपने मान लीजिए आपने कार खरीद ली 10 लाख रुपए की, एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं। आपने 10 लाख रुपए की एक कार खरीद ली और आपको लगता है आप 5 साल यूज करने के बाद ना उसको बेच दोगे, और मार्केट ट्रेंड कहता है कि आप उस कार को 5 साल के बाद 3 लाख रुपए का बेच पाओगे। 10 लाख का लिया, स्क्रैप आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ इज बीइंग एज्यूम्ड एज 3 लाख रुपीज। सवाल खड़ा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा कितने रुपए पर आएगा, क्या 10 लाख रुपए पर इंश्योरेंस होगी या 10 माइनस 3 करें जो 7 लाख रह गया उस पर इंश्योरेंस होगी। बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है कि इंश्योरेंस के लिए स्क्रैप वैल्यू इररिलेवेंट होती है। आप शोरूम में चमचमाती गाड़ी लेने गए, वो कहते हैं जी इतने रुपए की गाड़ी है, इसके ऊपर इतना इंश्योरेंस हो गया, आप कहते हैं नो, मैं तो 1 साल बाद बेच दूंगा इसे, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। कैन दैट हैपन? ऑब्वियसली नॉट। तो यहां पर इंश्योरेंस को जो पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ने अपना कंप्यूटेशन मिस्टेक तो सुधार ली है इस प्रश्न में, 758 की बजाय 7583 आना चाहिए था, पहले वाले में तो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन यहां पर भी जो मेरा ओपिनियन कहता है कि आपका जो वैल्यू है पूरा 100 लाख रुपए, माय ओपिनियन इज जो 100 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए का बेटा आपका मशीन है, 1% कीजिए और डिवाइड बाय 12 कीजिए, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए 8333। ये क्या है, मैं लिख दूं टीआरजी ओपिनियन। आप बच्चे खुद समझदार हैं, मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका कमेंट सेक्शन में। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, कि आपको क्या लगता है इस प्रश्न में होना क्या चाहिए। 91 लाख इंस्टीट्यूट ने गलती सुधारी, लेकिन गलती पूरी नहीं सुधारी, शुड बी ऑन द 100 लाख। अब ये बात समझ लो, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट हो कि नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान से सुना मेरी बात, नॉर्मली जब आप मशीन आर रेट के क्वेश्चन करते हो वहां पर इंश्योरेंस का पॉइंट या तो होगा नहीं, अगर होगा तो स्ट्रेट वे अमाउंट दिया होता है, मतलब ऐसा पॉइंट आना ना जहां पर इंश्योरेंस परसेंटेज में हो, इट इज वेरी वेरी रेयर। लेकिन अगर आ गया तो हमें यह पता चल गया इंस्टीट्यूट का माइंडसेट क्या है, कि इंस्टीट्यूट स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद इंश्योरेंस लगा रहा है। हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन एग्जाम में आ जाए जहां पर इंश्योरेंस का खर्चा आपको परसेंटेज के साथ लगा कर दिया हो, तो आप वैसे ही करो जैसे मैंने बताया, यानी कि टीआरजी ओपिनियन, लेकिन साथ में नोट लिखाओ, एज पर आईसीएआई दे हैव रिड्यूस्ड द स्क्रैप वैल्यू वाइल कंप्यूटिंग द डेप्रिसिएशन। तो इतना नोट अगर लिखा होगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता। अगर बिना नोट लिख के करके आओगे, चाहे इंस्टीट्यूट वाला करो या मेरे वाला करो, तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर कि वो कितना इंटेलिजेंट है। हाँ, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसको ठीक करता बिना किसी नोट के, क्योंकि बंदा यही उत्तर है इसका, ठीक है ना। बच्चों ने भी कह दिया टीआरजी ओपिनियन करेक्ट। टीआरजी ओपिनियन करेक्ट क्यों कहा बच्चों ने, ऐसे नहीं कहा कि मुझसे दिल लगता है बच्चों का, इसलिए कहा कि मैंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है। धन्यवाद सही बच्चों का बहुत बहुत। ऐसे ही हमारा प्यार, हमारा रिश्ता बना रहे, बरकरार रहे, और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। ठीक है जी। सबसे जो खतरनाक वाली अमेंडमेंट है वो है ये वाली अमेंडमेंट। मैं चीख चीख कर बहुत साल से कह रहा था इंस्टीट्यूट तुम गलत हो, इंस्टीट्यूट तुम गलत हो, और जब फेस टू फेस बेच लेता था उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन था, और ईयर 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास पजल का क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। मेरे वाले बच्चे को ये वाली अमेंडमेंट देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सही कराया हुआ है। फिर भी आप जानना चाहो, आपको अपनी पुरानी यादें क्लास की ताजा करनी हो, तो आप देखिए, क्योंकि मैंने क्लास में भी ये वाली बात बोली है
कई बार की इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस मैनुअल में भी गलत करता था, बिल्कुल गलत करता था, और इंस्टीट्यूट ने जब सजेस्टेड आंसर निकाला था, जब एग्जाम में पूछा तब भी इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर किया था। क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया, मैं आपको दिखाता हूं। 4.36 पेज पर है, न्यू मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये देखिए जी, ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब ओल्ड मॉड्यूल में ये प्रश्न नहीं था, ओल्ड मॉड्यूल में नहीं था तो नया एंट्री हुआ इस क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन नया नहीं है, क्वेश्चन बहुत पुराना है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन करवाना चाहूंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता, अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 3 मशीन है इक्वल कैपेसिटी की। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, 3 मशीन के लिए 9 ऑपरेटर चाहिए, यानी कि एक मशीन के लिए 3 ऑपरेटर, उसने लिखी दिया आगे, दैट इज 3 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड ऑन ईच मशीन। और आप ऑपरेटर्स को क्या देते हो, 20 रुपया प्रति घंटा। फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड्स 4 आवर सेटअप टाइम। एक वीक में क्वेश्चन बोला हमारी जो फैक्ट्री है वो 48 आवर चलती है, लेकिन इट इंक्लूड्स 4 आवर सेटअप टाइम, इसके अंदर 4 घंटे का सेटअप टाइम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्वेश्चन आगे कहता, वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर, मतलब सेटअप टाइम चाहे 48 के अंदर 4 इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी हम वर्कर को पूरे 48 आवर की पेमेंट कर रहे हैं ऑपरेटर को। इन एडिशन, उसके अलावा दे आर पेड अ बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अक्सर क्या होता है कि ऑपरेटर की जितनी वेजेस निकाली जाती हैं उसके ऊपर ही प्रतिशत लगाकर उसका बोनस निकाल दिया जाता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मशीन और रेट टॉपिक में हमें मिलते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला, 48 आवर काम होता है जिसमें से 4 आवर का सेटअप टाइम है, 48 घंटे टोटल जिसमें से 4 सेटअप, तो 44 आवर्स जो हैं ये आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन बोला जब आप वर्कर को पेमेंट करते हो ना, दे आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स, बट इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस, जो बोनस है दैट इज 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम। तो वेजेस के लिए 48 आवर्स के हिसाब से कंसीडर करना और बोनस के लिए कंसीडर करना 44 आवर। एक तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है, ए भाई, क्या बच्चा कमेंट कर रहा है, जो लोग हमें कॉपी करते हैं बच्चा उनके बारे में लिख रहा है, ओहो माय गॉड माय गॉड। बट आपको उन्हें नहीं भेजा है, प्लीज जाओ उधर। जिस टाइम पे उनको कुछ जानता नहीं था भारत में, उस टाइम हमारे मैराथन लाखों व्यूज क्रॉस कर चुके थे। उस टीचर की बात यहां मत करो यार। टेस्ट सीरीज लिया वो कॉपी, हमने जो भी किया कॉपी, हमने कहा हम ब्लास्ट फ्रॉम दी पास देंगे थियरी वाला, उसको कॉपी करते चले गए। निकम्मे हैं वो लोग, छोड़ दो उन्हें, जीवन में कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोग दूसरों को कॉपी करने के अलावा। आ जाओ। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। क्या मतलब है इसका, पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं बच्चे जानते हैं, 52 वीक्स, 52 वीक्स। तो क्वेश्चन बोला देयर आर 13 पीरियड्स ऑफ 4 वीक ईच, मतलब 13 पीरियड, एक पीरियड 4 हफ्ते का, यानी कि क्वेश्चन कह रहे हैं 52 वीक्स है, 52 वीक्स ही हैं, लेकिन कहने का तरीका होता है, कोई कहता है 365 दिन, कोई कहता है 52 वीक्स, कोई कहता है 12 मंथ्स, लेकिन ये कहते हैं हमने अपना अलग से कुछ निकाला है। हमारे 13 पीरियड है और एक पीरियड 4 हफ्ते का, मतलब हम हर 4 हफ्ते को कंसोलिडेट करते हैं, वो एक पीरियड होता है हमारा। तो ऐसे टोटल पूरे साल को 13 पीरियड्स में बांटा हुआ है। आ जाइए, the company for the purpose of computing machine hour rate includes the direct wages of operator and also recoups the factory overhead allocated to the machine। ये इंग्लिश आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। हमारे भारत में ऐसा ही होता है, कोई जरा सी इंग्लिश बोल दे तो हम थोड़ा सा डरने लगते हैं, तो वैसा ही इस क्वेश्चन में क्या, इसका कोई रोल नहीं है। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। क्या क्या चीजें, आइए ध्यान से देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, और ओरिजिनल कॉस्ट कितने, 52,000। कितना आसान हो गया, 52,000 कॉस्ट है, उसका 10% डेप्रिसिएशन। मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन, एक मशीन का एक हफ्ते का खर्चा 60 रुपए। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन 75, ये भी आसान पॉइंट। पावर का पॉइंट अच्छा है, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का।
पावर के लिए कहता है 20 यूनिट्स लगते हैं पर आवर। 1 घंटे में हमारी मशीन 20 यूनिट बिजली का कंज्यूम करती है और 1 यूनिट का रेट है 80 पैसे। नो पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग द सेटअप आर, और सेटअप आर के दौरान पावर नहीं लगती। यानी कि जो क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में कहा था ना कि 48 आवर है एक हफ्ते में जिसके अंदर 4 घंटे का सेटअप टाइम है, तो अब क्वेश्चन हमें ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इसके लिए पावर नहीं लगती। पावर सिर्फ किसके लिए लगेगी? 44 आवर्स के लिए पावर लगेगी। ये भी समझ में आ गया। और अपोर्शनमेंट टू कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या वर्ड है उसने स्टार्टिंग में भी बताया था। मतलब कॉस्ट सेंटर का मतलब है जिसके लिए हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 मशीन चल रही है। क्या क्या खर्चे? रेंट है पर एनम का 5400, हीट एंड लाइट पर एनम है 9720, फोरमैन सैलरी पर एनम और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली क्वेश्चन ने यहां पर ये सारे जो खर्चे हैं दीज आर स्टैंडिंग चार्जेस, ये सारे आपके स्टैंडिंग चार्जेस बता दिए। ये सारे मशीन चार्ज हो गए और ऊपर जो बताया था ऑपरेटर वेजेस और उसका बोनस वो भी क्या है? स्टैंडिंग चार्ज है। क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर अ 4 वीक पीरियड। आपके टोटल कितने पीरियड्स हैं 4 वीक वाले? 13 पीरियड्स। हमें एक 4 वीक पीरियड के लिए निकालना है। क्वेश्चन को पहले आराम से समझना है हो क्या रहा है। क्वेश्चन में ये देखिए, ये मान लो पूरा साल है। क्वेश्चन हमें कह रहा है इसके ना इस तरह से टोटल 13 पीरियड्स हैं। लेट्स एज्यूम ये 13 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। लेट्स एज्यूम ये टोटल 13 पीरियड्स हैं, ठीक है ना। अपने को इसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पीरियड का बता दो। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, पूरे साल के अंदर 13 पीरियड है, हमें एक पीरियड का निकालना है। अब आप बच्चे मेरा एक बात का जवाब देंगे बड़े आराम से सुनते हुए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना मित्रों, उत्तर आपसे पूछना चाह रहा हूं, लाज रख लेना। टोटल 13 पीरियड में से आपको एक पीरियड का निकालना है। तो अगर कोई खर्चा पूरे साल का है, पूरे साल का खर्चा है, उसमें से एक पीरियड का निकालना है, तो 1/13 करूं? 13 पीरियड में से एक पीरियड का निकालने के लिए 1/13 करूं या 4/13 करूं? एक पीरियड का निकालना है। सवाल यह है, बताएंगे? बताएंगे जी, मैं वेट कर रहा हूं। क्या बात है, करण पटेल बहुत इंटेलिजेंट उत्तर 1/13। करण पटेल एक बार फिर से 1/13। और बच्चे इंतजार कर रहा हूं मैं कि यही पॉइंट ऐसा है जिसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत भारी गलती की थी। और सोचो उन बच्चों को जो इंस्टीट्यूट की किताब को ही पढ़कर चले जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, या फिर कुछ ऐसे टीचर जिनका नाम अभी अभी किसी ने यहां पर लिखा, अगर वो इंस्टीट्यूट की किताब से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं देख दुख कर, तो वो भी गलत करा देते हैं बच्चों को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाज रख ली मेरी बच्चों ने। आई एम वेरी हैप्पी, लव यू लव यू लव यू लव यू। तो इतने सी बात हर बच्चे को समझ आती है कि भाई पूरे साल का अगर कोई खर्चा है, कि भाई पूरे साल का अगर कोई खर्चा है, लेट से मैं कहता हूं एक खर्चा 13,000 रुपए, मुझे एक पीरियड का निकालना है, तो हमें करना चाहिए 13,000 इंटू 1/13। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता था? इंस्टीट्यूट करता था 13,000 इंटू 4/13। अरे ये क्या बात हुई यार, अगर करना है तो 4/52 करो या फिर 1/13 करो। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने मेरे को बहुत जबरदस्त उत्तर दे दिया और मैं बहुत खुश हूं कि भाई या तो 4/52 करो या 1/13 करो, क्योंकि 13 में से एक पीरियड का निकालना है। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता था? वेरीफाई करना चाहेंगे? मैं आपको वेरीफाई भी करवाना चाहूंगा। ये लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूं एक जगह। आज अपनी क्लास की आपको एक झलक दिखाते हैं। ओवरहेड चैप्टर, ये क्लास पजल। खुल जा भाई सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ये मेरी क्लास पजल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लेक्चर लेते हैं उसके बाद ये थोड़ी रंग बिरंगी हो गई है। मैं ये प्रश्न, ये रहा ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। और मैंने यहां पर ये बताया कि नवंबर 2007 में 8 नंबर का आया हुआ है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में भी है, तो वहां से भी आपको हम थोड़ी देर में इसको वेरीफाई कराएंगे। अभी हम इसके उत्तर पर अगर चलें, क्वेश्चन ने आपको ये जो फिक्स खर्चे दिए, रेंट 5400, फटाफट से टिक मार्क करते हैं, ये रेंट 5400। उसके बाद हीट एंड लाइट है बेटा 9720, ये लो हीट एंड लाइट 9720।
क्वेश्चन कहता जी फोरमैन की सैलरी है 12,960, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट वाले खर्चे 12,960, और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000, ये भी लिख लिया 18,000। उसके बाद ऑपरेटर का खर्चा आएगा। क्वेश्चन ने क्या किया, चलो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा डिफरेंट वे से किया है, यहां पे इन सबको इकट्ठा कर दिया, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गए। ये क्या है, पूरे साल के हैं, पूरे साल के हैं। और क्या लिखा था, ये खर्चा कहां का है, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में कुल मिलाकर कितनी मशीनें, 3। तो हमें उसने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन निकालो। एक तो मैं सबसे पहले डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, 46080 को डिवाइड बाय 3 कर दिया तो एक मशीन का आ गया। और क्योंकि ये पूरे साल का है, मुझे एक पीरियड का चाहिए आउट ऑफ 13, तो डिवाइड बाय 13 भी हो गया। पुराने में इंस्टीट्यूट ने गलत किया था, नए मॉड्यूल में सही किया। मैं पुराना वाला इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद दिखाऊंगा आपको। तो ये आ गया 1181.54। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर रुककर करना है, आप सारे स्टैंडिंग खर्चे पहले ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे दोनों स्टैंडिंग खर्चे, एक वेजेस का और एक बोनस का रहता है, तो हम सारे खर्चों को एक बार में ऐड कर सकते थे। वेजेस की बात करते हैं। क्वेश्चन ने कहा था एक हफ्ते के अंदर आप कितना काम करते हो, 48 आवर, और हमें करना क्या है, 4 वीक पीरियड के लिए निकालना है। एक वीक में काम करते हो 48 आवर, तो 4 वीक में कितना काम करते हो, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। एंड एक घंटे का कितने रुपया देते हो, 20 रुपए क्वेश्चन ने कहा था स्टार्टिंग में। और एक मशीन का हम निकाल रहे हैं, तो एक मशीन पर कितने ऑपरेटर काम करते हैं, ये देखिए 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन। तो एक मशीन पर 3 ऑपरेटर काम करते हैं, गुना 3 किया बेटा, तो ये आपका वेजेस आ गया एक मशीन का 11,520 रुपए। 11,520 रुपए, ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए। और यहां पर अगर मैं दिखाऊं ना, 48 इंटू 4 कितना बनता है, अगर हम इसको करें 192। जी हाँ, मैथमेटिक्स सही है, 192। लेकिन जब बोनस की बात है, क्वेश्चन ने कहा था 10% बोनस देना। अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना 10%, तो हम इसका 10% कर देते, जो कि आ जाता 1152। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि बोनस जो देना वो किस पर देना, ऑफ दी प्रोडक्टिव टाइम, 10% ऑफ दी प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम कितना है, 48 आवर्स टोटल, जिसमें से 4 घंटे सेटअप टाइम, तो बाकी कितना बचता है, 44, ये प्रोडक्टिव है। तो 44 आवर्स एक वीक के, देखना जरा, 44 आवर्स इंटू 4 वीक्स इंटू, ठीक है इतना करेंगे तो भी हो जाएगा। ये 44 इंटू 4 वीक किया, यानी कि 176 आवर्स हो गए आपके, इंटू 20 इंटू 3, जितना भी ये पेमेंट आएगा उसका 10% कर देना, तो बोनस बनेगा। तो ये हमने फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, तो आ गया बोनस 1056। एक बार खत्म कर दे, फिर जो जो आप बच्चों के डाउट होंगे वो भी हम बता देंगे यहां पर आपको। मशीन एक्सपेंस की बात करें, बड़े आसानी से क्वेश्चन ने कहा था ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा 52,000 की, जिसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना। ये पूरे साल का आ गया। हमें 1 पीरियड का चाहिए, तो 1/13 कर दिया, 400 रुपए। उसके अलावा ये देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए क्या बोला था, 60 रुपए पर वीक है एक मशीन का, तो हमें 4 वीक का निकालना है, 60 इंटू 4, 240। सिमिलरली यहां देखिए, कंज्यूमेबल स्टोर के लिए क्वेश्चन ने कहा था पर वीक पर मशीन 75, एक हफ्ते का 75 है, तो 75 इंटू 4 कर दिया, ये आ गया 300। और पावर की बात करें, तो क्वेश्चन ने कहा था सेटअप के लिए पावर नहीं लगती, ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, नो पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग द सेटअप। सेटअप के दौरान पावर नहीं लगती, यानी कि जो आपके ये प्रोडक्टिव वाले 44 आर हैं पर वीक, सिर्फ इनके लिए पावर लगेगी। 44 पर वीक है, हम 4 हफ्ते का निकाल रहे हैं, तो 44 इंटू 4 हो जाएगा। और जब 44 इंटू 4 करते हैं तो आता है 176। एक घंटे में कितने यूनिट बिजली कंज्यूम होती है, 20 यूनिट, और एक यूनिट का रेट है 80 पैसे, तो इस प्रकार से आ गया 2816। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से याद दिला दूं, 1/13 वाला मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर रहेगा। अब हमारा समय आ गया है इसको एक बार चेक कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 24 प्रैक्टिस मैनुअल में है, क्वेश्चन नंबर 30।
ये लीजिए, if you can see on the screen the computation, मैंने बहुत एनलार्ज कर दिया। एक दिख रहा है डिवाइड बाय 3, ये डिवाइड बाय 3 क्यों है कि 3 मशीन का है तो अपने को एक मशीन का लेना, और मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है 4/13। तो ये इंस्टीट्यूट का खुद का आंसर है प्रैक्टिस मैनुअल का, जो कि सरासर गलत है। ये देखो आपके सामने एक और डेप्रिसिएशन 52,000 इंटू 10% इंटू 4/13। तो यही मैंने सिखाया कि भाई टोटल 13 पीरियड में से एक पीरियड का चाहिए तो 1/13 करना है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल एक्सेट्रा को रेफर कर रहे थे किसी भी तरह से, वैसे तो न्यू सिलेबस के लिए प्रैक्टिस मैनुअल निकाला ही नहीं उन्होंने, ओल्ड के लिए निकाला। अगर कोई ओल्ड वाला स्टूडेंट भी है हमारे इस सेशन में बना हुआ या बाद में देखे तो प्लीज कृपया करके उस प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर इस प्रश्न को ठीक कर लेना। इट हैज टू बी 1/13 नॉट 4/13। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बंद कर दिया, हमारी वेरिफिकेशन हो गई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट थी, बेहतरीन। और ये क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो कि इट इज वेरी मच पॉसिबल एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वेश्चन नए नए इनपुट किए हैं उनका आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक, ये लीजिए आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास पजल का क्वेश्चन नंबर 24 था, लेकिन हमने क्लास में ऑलरेडी इसको ठीक किया हुआ है, तो मेरे वाले बच्चों को इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक पेज नंबर 4.39 पर उन्होंने ऐड किया कुछ, दिखा देता हूं आपको। ये इंस्टीट्यूट ने एक ये टॉपिक ऐड किया, टॉपिक नहीं, टॉपिक कौन सा है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का। ये सब बच्चे जानते हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है, लल्लू सा टॉपिक। तो उसमें उन्होंने एक ऐड किया टेबल सिचुएशन ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, सिखाने के लिए बच्चों को कि अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है, ओवर एब्जॉर्प्शन कब होता है। यू नीड नॉट गो थ्रू दिस, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है इसमें, जो पहले सीखा हुआ है वही है, तो नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली एक और ऐड किया पेज नंबर 4.41 पर, पेज नंबर 4.41 पर एक ये ऐड किया है जी इन्होंने, एक ये चीज ऐड किया कि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के केस में किस तरह से लास्ट में टेबल बनाया जाता है। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन में किस तरह से टेबल बनाया जाता है, दिखाऊं कौन सा टेबल, सही बच्चे साथ बने रहेंगे, जस्ट होल्ड। ये फास्ट ट्रैक के हमारे नोट्स हैं जो बैच लेटेस्ट अभी जनवरी में रिकॉर्ड किया गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, जो नया एडिशन किया गया है। जब आप अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन करते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालते हैं, स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हैं, फिर एक्चुअल ओवरहेड निकलता है, फिर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कम हुई है तो अंडर एब्जॉर्प्शन। फिर जब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो देखा जाता है क्या नॉर्मल रीजन की वजह से कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से। जो एबनॉर्मल रीजन की वजह से होता है हम कहते हैं इसको कॉस्टिंग P&L में ले जाओ, और जो नॉर्मल रीजन की वजह से होता है उसके लिए क्या करते हो, सप्लीमेंट्री रेट निकाल लेते हो। सप्लीमेंट्री रेट आने के बाद एक ये टेबल बनाया जाता है, ये देखिए एक ये टेबल बनाया जाता है कि आपका नॉर्मल वाला जो अमाउंट था अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू नॉर्मल रीजन, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग एफजी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितने कितने रुपए से इफेक्ट होगा। ये वाला जो टेबल है ये बहुत पहले से बनाया जाता रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पुराने वाले मॉड्यूल्स में स्पेसिफिकली नहीं लिखा था, नए वाले मॉड्यूल में इसको ऐड कर दिया। कैसे लिखा, जैसे मान लो फिनिश गुड्स है, कितने रुपए से इसका स्टॉक इफेक्ट होगा, तो कितने यूनिट्स हैं फिनिश स्टॉक के, मल्टीप्लाई बाय सप्लीमेंट्री रेट। सिमिलरली अगर डब्ल्यूआईपी के स्टॉक की बात करनी है तो डब्ल्यूआईपी के कितने इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय सप्लीमेंट्री रेट। एंड द सिमिलर गोज फॉर कॉस्ट ऑफ सेल, जितने यूनिट्स आपने ऑलरेडी सेल कर दिए मल्टीप्लाई बाय सप्लीमेंट्री रेट। यहां पर भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, ये चीजें पहले से ही की जाती रही हैं, तो इसको हम कहने के लिए अमेंडमेंट कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं है। यू में डेफिनेटली स्किप दिस पॉइंट, इसमें कुछ भी नहीं है अलग से, ठीक है ना। और
उसके बाद फिर से मैं बता देता हूँ, ये 2 पॉइंट हैं, आप बच्चे खुद से करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते थे। पेज नंबर 4.42 पर न्यू मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ऐसा लगता है देखकर ये ऐड हुई है, लेकिन ये पुराने वाले मॉड्यूल में बैक क्वेश्चन नंबर 10 होती थी। तो इसमें सिर्फ क्या लिखा है मैंने, इसलिए वर्ड यहां पर लिखा हुआ है शिफ्टिंग, नया कुछ नहीं है। हमारे होम पजल में ऑलरेडी है क्वेश्चन नंबर 24 डाला हुआ है। सिमिलरली एक और चीज है यहाँ पर, पेज नंबर 4.37 है ओल्ड मॉड्यूल को, उसमें एक इलस्ट्रेशन 8 होती थी, अब वो न्यू मॉड्यूल में फिर से बैक क्वेश्चन बन गया, मतलब शिफ्टिंग हुई है, कुछ नया पुराना नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं समराइज करूं, दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। वन इज जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट मैंने बताया, बहुत बच्चों को तकलीफ थी, इंस्टीट्यूट ने गलत किया हुआ था। मैथमेटिक्स उन्होंने सही कर दिया, लेकिन लॉजिकली अभी भी गलत है। एग्जाम में अगर आएगा, आप पूरा जो ग्रॉस वैल्यू होती है विदाउट डिडक्टिंग द स्क्रैप, उतने अमाउंट पर ही आप इंश्योरेंस का कंप्यूटेशन करोगे। साथ में नोट लिखाओगे, वी हैव डन लाइक दिस बट ICAI has reduced the amount of scrap value in its study material so that टीचर को पता रहे और टीचर आपके नंबर ना काट पाए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो मैंने बताया, जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऐड हुआ है आप बच्चों के मॉड्यूल में, नए वाले में। पहले वाले सिस्टम में इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करता था, आप बच्चों को सही करना है। अगर आपने सेल्फ स्टडी की या फिर किसी ऐसे टीचर से क्लास ली जिन्होंने सही नहीं कराया था, तो कृपया करके इसको सही कर लेना, ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं सर इसके बाद आप क्या करने वाले हो, एक तो मैंने बता दिया था कि थोड़ी देर के बाद अकाउंट्स का आरटीपी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया आरटीपी है, सब बच्चे साथ रहना मेरे, ठीक है ना, जितना भी मैक्सिमम हो सके आपसे। और मैंने कहा ही था समय माहौल कुछ ऐसा चल रहा है कि खुद से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो मैं वो आरटीपी कराऊंगा, काफी देर तक हम बैठेंगे, तो वो आप कर लेना साथ साथ। दूसरा, बच्चे कह रहे हैं सर एफएम इको की अमेंडमेंट, हाँ मैंने ये भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम एक ही गो में सारे पहले कॉस्टिंग के चैप्टर करेंगे, कॉस्टिंग का ये चैप्टर खत्म हो गया, एफएम का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलमोस्ट मेरा अमेंडमेंट वाला पार्ट रेडी हो चुका है, उसका कंपाइलेशन चल रहा है, तो उसमें काफी अमेंडमेंट्स हैं, 7-8 नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसमें, तो उसमें टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट सेशन में वही वाला रखूंगा आपके साथ। कुछ चैप्टर एफएम के करेंगे, फिर वापस कॉस्ट पर आ जाएंगे, ऐसा ना हो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हुए मोनोटोनस हो जाए, ठीक है ना। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, सॉरी अकाउंटिंग बोला, अकाउंट्स का आरटीपी, उसके लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अरे भाई कोई बच्चा रह गया जिसने अब तक अंगूठा नहीं दबाया, अंगूठा दबाइए, लाइक कीजिए। बच्चा पूछ रहा है सर ब्रांच छोड़ दो, बहुत डर लग रहा है। बेटा ब्रांच से सबको डर लगता है, इसीलिए तो हमने पूरा ब्रांच चैप्टर यूट्यूब पर डाल दिया था, तो आप उसको डेफिनेटली कर लेना। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि कौन स्टूडेंट्स हैं हमारे और कौन नॉन जेन्युइन लोग हैं जो बीच में आ जाते हैं, तो यार यही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपना जो काम करना है वो करते रहे, जब हम पढ़ा रहे हो तो उस टाइम बख्श दो यार बस, बाकी तो आपने जो करना है आप करते रहे। तो निकम्मापन आपने करना है, जो हरकतें करनी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, हम सब देखते रहते हैं, सब चीजें पता है हमें। पहले एक टीचर होता था, फिर दूसरा भी आ गया, तीसरे आ गए, लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा, आपके जीवन में भी ना बेटा बहुत बार ये ऑप्शन आएगी कि आपको खुद आगे निकलना है कि दूसरे को पीछे छोड़ना है। जब आप दूसरे को पीछे छोड़ने वाली माइंडसेट में चले गए ना, तो दैट इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी। आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम खुद को इतना खराब कर देंगे कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में हमेशा कोशिश करो आगे बढ़ने की। जैसे जिस एकेडमी में मैं कॉस्टिंग पढ़ाता था, कॉस्टिंग छोड़ा तो उनके ऑडिट वाले टीचर ने कॉस्टिंग उठा लिया, पूरा बुक कॉपी मार दिया। लेक्चर में देखता हूं तो कभी कभी मन कर जाता है कि देखो भाई क्या पढ़ा रहा, तो सेम टू सेम जो मैंने कराया वर्ड टू वर्ड वही लिखते रहते हैं, मतलब शर्म नहीं आती, धर्म ईमान कोई नहीं है। फिर एक ये दूसरे टीचर हैं, ये कोई फरीदाबाद वाले, जिनका बच्चे ने बीच में नाम लिख दिया, इन्होंने बीच में बड़ा परेशान किया, कुछ भी बोलते रहते थे मेरे बारे में। बच्चे मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देते, सर आपके बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐसा लिख रहे हैं। अभी यार ये शोभा देती है बातें, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग देते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, सीए फाइनल में 20 नंबर का प्रोफेशनल एथिक का अलग से चैप्टर होता है, क्वेश्चन आता है 20 नंबर का कंपलसरी, और आप जीरो एथिक में। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार ये जो हरकतें मेरे सेशन में मत करो, बाकी आपने हटना तो है नहीं, ठीक है ना। आपकी सोच उतनी ही है, मैं हमेशा जीवन में सबको कहता हूं सोच बड़ी रखो। जब आपकी सोच शौच बन गई ना, ये उन टीचर्स के लिए है या उन लोगों के लिए जो सही से काम नहीं करते, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिलीव मी गाइज, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास बहुत ज्यादा सिखाने के लिए नहीं है आपको, जो भी छोटी मोटी बातें हैं वही सिखाना चाहता हूं कि अपना माइंड सेट हमेशा बड़ा रखो। हो सकता है आप में से आज गरीब से गरीब बच्चा भी हो और एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन वाला बच्चा भी हो। जो बच्चा ऐसा है जो 1 BHK में रह रहा है या फिर लेट्स से रेंट पर आप रह रहे हो, आपका भी तो मन करता है जीवन में हम जाके आगे बढ़ेंगे जीवन में। और आगे कब बढ़ेंगे, अपनी सोच बड़ी रखोगे। मुझे याद है वो समय, मेरी जिंदगी में बहुत सा
बहुत सारी मुश्किलें। तो 5 साल पहले जब पुणे में नहीं आया था, चंडीगढ़ का लास्ट 1 ईयर मेरा चल रहा था, तो नई मैंने मतलब शादी हुई थी शिखा मैम के साथ, एंड मैं उनको पता नहीं इतना मैं डिमोटिवेटेड था अपनी लाइफ से कि उससे पहले के 6 साल मेरे बहुत बुरे बीते थे, तो मैं पता नहीं क्या बातें बोलता रहता था। देयर वाज द टाइम देन शिखा मैम मोटिवेटेड मी कि राहुल तुम ऐसे इंसान रहे हो जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े, सभी डिग्रीज में, सभी कोर्सेज में टॉप रैंकिंग तक हासिल की, रैंक 1 तक गए पूरे इंडिया को पीछे छोड़कर, तो आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो मैंने अपने आप को उस समय समझा और अपनी सोच बड़ी की। मेरे पास जीवन में, ठीक है आज के डेट में आई एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और अपनी सोच को बड़ा रखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे पास सिर्फ यही चीज होगी जो आज है। मैंने हमेशा एक सपना देखा, चाहे आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि यार सपना पूरा होगा नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, सपना तो देख सकते हैं ना, सपने देखने में किसी का क्या जा रहा है। तो अपनी सोच बड़ी रखो और बिलीव मी, अगर आपने सच्चे दिल से कोई चीज चाहिए है ना यार, 100% वो चीज मिलती है। तो नेगेटिविटी को छोड़ दो, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो हमारे बस में है हम वो करेंगे। दूसरे को कॉपी करना, दूसरे की चीजें चुराना करके आप शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये चीजें सही नहीं है। आपके अपने घर में आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, वो आपको देखकर बड़े होते हैं, वो क्या समझेंगे आपसे। सो देयर इज अ नीड टू इंट्रोस्पेक्ट इन आवर माइंड। आप बच्चे हो, मैं आपके सामने कुछ गलत पढ़ाता हूं या कुछ गलत चीजें बोलता हूं, आप बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं पूरे इंडिया में, हमारे आज के डेट में 25-30 हजार स्टूडेंट हैं, मेरी एक गलत हरकत मेरे साथ उन 25-30 हजार बच्चों का भविष्य खराब कर सकती है। तो हमें अपने स्टेप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हुए चलना पड़ता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा इसके बारे में। बाकी सब बच्चे जानते हैं हम कैसे, बच्चे पूछते सर हाउ इज BMW इज फाइन यार, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब क्या बोलूं, भी बच्चे बैठे हैं, सब बच्चों को पता है कि सब बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं, मेरी फर्स्ट पेज पर मेरे ब्रदर का ही फोटो लगा हुआ है, भैया की फोटो में लगाता हूँ भैया। और मैंने बहुत सारे सपने साथ में देखे थे जब हम छोटे होते थे। हम भी पुअर फैमिली से थे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फैमिली पैदा हुए, तो पुअर फैमिली से थे, कोई ऐसे बहुत बड़े संसाधन नहीं मिले। मतलब वो टाइम था, बता सकता हूँ पुअरनेस का, कि कॉलेज भी साइकिल पर जाते होते थे, इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो भैया और मैं बड़े सपने देखते थे, जिसमें एक सपना होता था कि यार बड़े होकर ना एक लग्जरी कार लेंगे, और लग्जरी का मतलब ये होता था मर्सिडीज हो गया, BMW, ऑडी हो गया, एंड सिर्फ सपना ही था। बट मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि इस काबिल मैं बन पाया कि मैंने अपने भैया का भी सपना पूरा किया जो अब इस दुनिया में नहीं है। एंड जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी नज़रों में खड़े होते हैं, अपनी नज़रों में खड़े होने का हमें मौका मिलता है जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं। बचपन का वो टाइम था, साइकिल उठाकर चंडीगढ़ के बहुत अच्छे पॉश सेक्टर होते हैं वहां पर जाते थे, और हम बाहर खड़े होते थे ऐसे घरों से दूर, और देखते थे कौन सी गाड़ी खड़ी है अंदर, गिन काउंट करते थे कई बार कि यार देखो इसके पास इतनी गाड़ियां। तो देयर वाज दैट टाइम ऑल्सो, बट इंसान को कभी वो भूलना नहीं चाहिए। तो आज अपने पास भी है यार, आई एम हैप्पी ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच बेटा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारा प्यार आप बच्चों को। बच्चे कह रहे राइड कब मिलेगी, जेड़ा बच्चा पुणे होएगा मैं पुणे राइड दवाऊंगा, कोई दिक्कत की गल ही नहीं है यार, ठीक है ना। और बस भगवान सबको खुश रखे, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहो और अपना मन साफ रखो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है जीवन में, अपने बारे में सोचना है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, रादर देन दूसरे को पीछे कैसे छोड़ू, तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा, ठीक है ना। सेशन का टाइम में अभी 15-20 मिनट हैं हमारे दूसरे वाले सेशन में, लेकिन हो सकता है मैं जल्दी स्टार्ट कर दूं। मैं फटाफट से अपने सॉफ्टवेयर फाइल्स को ले लेता हूं, RTP में 2021 अकाउंट्स को, और उसका जो लिंक है वो आप बच्चों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो उस चैनल पर, उस लिंक पर क्लिक करते हुए आ जाइए, थोड़ी देर पानी वानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा वाटर ले लेता हूं, बोतल मेरे साथ ही रहती है, और उसके बाद हम उस RTP को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। सर आप शिखा मैम से कहाँ मिले बेटा, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे सर। अरे वाह भाई क्या बात है, ईद मुबारक भाई, मैं भूल गया था, सॉरी। सब बच्चों को ईद मुबारक, जो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनको भी, जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनको भी, नहीं करते उनको भी। ईद तो ईद है, दिवाली है, ईद है, सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाने चाहिए। आएंगे बेटा बिहार आएंगे, जब बिहार आएंगे तो अपडेट करेंगे स्टेटस, अपना टेंशन मत ले, मिलेंगे आपसे। नहीं बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सब बच्चों को भी ये अमेंडमेंट के सेशन देखने हैं एक बार के लिए, मैंने कहा था, ठीक है ना। हालांकि मेजॉरिटी अमेंडमेंट आपके ऑलरेडी कवर है, बट फिर भी कोई रह गई होगी तो आप इनसे जरूर कर लेना। चलिए, इस सेशन को मैं करता हूं अंत यहां पर, मुलाकात आपसे दूसरे सेशन में कर रहा हूं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।